अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू वहीद एकेडमी कनेक्टिंग विद SST बाय गुलेरा नाली मैम। आज हम ऑनलाइन पेपर 30 जनवरी 2023 वाला पेपर देखेंगे। इसके पहले हमने 3 पेपर को सॉल्व कर चुके हैं। चलते हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन से बुद्ध साहित्य में बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों का वर्ण मिलता है? हमें क्या ढूंढना है? वो बुक ढूंढनी है, उसको सिलेक्ट करना है जिसमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट को लिखा गया है, उनके रूल्स वगैरह को लिखी गई है। वो कहाँ पर? बुद्ध संघ में। तो वो कौन सी बुक है? क्या सुत्ता पिटका है या विनय पिटक है या अभिधम पिटक है या बुद्ध चरित्र है? तो वो बुक्स जिसमें बुद्ध के रूल्स वगैरह लिखे गए हैं वो है विनय पिटक। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। गौतम बुद्ध का मानना था कि घर को त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने एक संघ बनाया था, मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसमें उन्होंने उसमें रहने वाले जो लोग घर त्याग कर देते थे उन्हें उसमें वो लोग रहते थे और उसमें रहने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए थे और वो जो रूल्स लिखे गए थे वो बुक का नाम था विनय पिटक। को बुक का नाम लिखा हुआ था। अब सुत पिटक क्या है? अब ये चीज़ क्या है? ये क्या है? तो ये सुत पिटक में बुद्ध धर्म के उपदेश है। क्या है इसके अंदर? उनके उपदेश लिखे हुए हैं। सुत पिटक में उनके उपदेश लिखे हुए हैं, उपदेशों का संग्रह है। और जो अभिधम पिटक है इसके अंदर क्या है? अभिधम पिटक में, तो अभिधम पिटक में अभिधम पिटक के अंदर बुद्ध धर्म के जो उनके सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स है, उसके बारे में लिखा हुआ है। तो बुद्ध धर्म इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? अधिधम पिटक में इसमें उनके प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं, इसमें उनके प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत है। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। City of Kannauj was a point of contention among which of the following dynasties? कनौज नगर निम्नलिखित वंशों में से कौन से वंशों के बीच में विवाद का केंद्र रहा है? मतलब कनौज पर किन के बीच में विवाद होते रहता था, जंग होती रहती थी, वो कौन कौन वंश हैं? तो अगर से हमें पता हो तो हम डायरेक्टली उसका आंसर ले सकते हैं, नहीं पता है तो हम देख लेते हैं। तो पहले कौन थे? क्या उसमें प्रतिहार मतलब गुजर प्रतिहार या राष्ट्रकूट या पाल ये है, या राष्ट्रकूट पाल और पल्लवस है, या पल्लवस पाला एंड प्रतिहार है, या राष्ट्रकूट प्रतिहार और पल्लवस है। तो देखिए इसके अंदर जो कनौज को लेकर जो 3 डायनेस्टीज़ में लड़ाई होती थी, जंगी होती थी, वो था प्रतिहार, गुजर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। ये हमारा राइट ऑप्शन हो रहा है, राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। अब इसमें क्यों नहीं होता था? तो पल्लव नहीं होते थे, पल्लव नहीं थे, इसलिए हमारा बी ऑप्शन नहीं होता है। सेकंड ऑप्शन में भी उसने पाल भी दिया और प्रतिहार भी दिया है, लेकिन पल्लवस को दिया है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर भी उसने राष्ट्रकूट दिया और पाल दिया, 2 ऑप्शन तो सही है, लेकिन पल्लवस को नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारा पहला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जब नॉर्थ इंडिया में जो हमारा बहुत मशहूर और बहुत पुराना सिटी है, नगर है, सिटी है, कौन सा? कनौज। ये क्या है? बहुत ज़्यादा ओल्ड सिटी है। अब इस पर शासन करने के लिए इन 3 डायनेस्टीज़ में लड़ाई होती थी। इन्हें हम त्रिकोणात्मक
संघर्ष के नाम से भी जानते हैं, से भी जाना जाता है, या त्रिपक्षीय संघर्ष भी इसे कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन 3 पर। इन द रोस्टा टाउन ऑफ इजिप्ट एट इंस्क्राइब्ड स्टोन हैज़ बीन फाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज इंस्क्राइब्ड ऑन इट। मिस्र के रेसोटा नाम के कस्बे में एक उत्कीर्णी पत्थर मिला है जिस पर किस भाषा में कुछ लिखा हुआ है। अब कुछ लिखा हुआ है, वो कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? उत्कीर्णी मतलब लिखा हुआ या लिखी हुई, तहरीर की हुई, तो लिखा कुछ मिला है किसी ज़बान में। अब वो कौन सी ज़बान में लिखा हुआ मिला है उस पर, तो हमें उस पर मिला है ग्रीक ज़बान में, यूनानी ज़बान में उस पर लिखा हुआ हमें मिला है। अब जो रेसोडा था, तो रेसेटा क्या है? मिस्र में मिला है। मिस्र के कहाँ पर? मिस्र के नॉर्थ एरिया में, नॉर्थ कोस्टल एरिया में। कहाँ मिला है हमें ये? इजिप्ट में। इसके कहाँ पर? नॉर्थ कोस्टल एरिया पर, नॉर्थ कोस्टल एरिया पर जो एक शहर है, एक सिटी है, यहाँ से हमें मिला है क्या? रोस्टा। अब इस पर अलग अलग ज़बानों में लिखा हुआ है। अब इस पर अलग अलग ज़बानों में, तो कितनी ज़बानों में लिखा है? तो 3 भाषाओं में, 3 लैंग्वेजेस पर इसमें लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है। 3 लैंग्वेजेस में से भी क्या है इसके अंदर, क्या कौन कौन सी ज़बानें शामिल है? तो इसके अंदर एक तो है ग्रीक, एक है ग्रीक, दूसरी प्राचीन मिस्र, दूसरी है प्राचीन मिस्र है। इस तरह से इसके अंदर ये ज़बानें शामिल हैं। मैच द पेयर। मैच द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ constructions of Shiva temple by Cholas king Rajendra I in the early 11th century and choose the correct option। चोल राजा राजेंद्र प्रथम किसने? चोल राजा राजेंद्र प्रथम के जरिए बनाए गए 11वीं सदी में बनाए गए विश्व मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। हमें मैच करना है। नीचे दिया है, एक तरफ यहाँ मंदिर दिए हैं और एक साइड में उनकी डायनेस्टी दिए है कि कौन सी डायनेस्टी ने क्या बनाए थे। तो सूर्या पिटक है, नंदी मूर्ति है, और बहराव की एक प्रतिमा और काली की मूर्ति। फिर बी में है पल्लव से मिली है या कलिंगों से मिले हैं या ईस्टर्न चालुक्य या चालुक्य से। अब हमें ये देखना है कि सूर्या पिटक कहाँ से मिला है। तो सूर्या पिटक जो हमें मिला है वो है चालुक्य से। तो मतलब ए की जोड़ी हो रही है 4 के साथ, तो हम यहाँ ए की जोड़ी किससे लगाएंगे? 4 से मैच करेंगे। फिर है नंदी मूर्ति, नंदी स्टैटू। अब ये कहाँ किससे मिला है? तो यहाँ ये मिले हमको ईस्टर्न चालुक्य से, तो बी का मैच हो रहा है 3 से। ठीक है। फिर है बहराव की एक प्रतिमा, हमें मिला है कलिंग से, तो हम इसे सी को सेकंड से। अब हमारे पास एक लास्ट बचता है काली की मूर्ति, और काली की मूर्ति जाहिर से पल्लव से ही मिली है, तो हम यहाँ डी मिलता है 1 से। अब हमारे पास में क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं हम कौन सा ऑप्शन आता है। तो क्या थे हमारे ऑप्शन? ए का 4 था, बी का 3 था, और सी का सेकंड एंड डी का 1। तो किस ऑप्शन में है? देखिए ए का ऑप्शन, ए का 3 ये वाला है, तो ये पहले ही कट जाएगा। फिर ए का 1 नहीं, हमको ए का 4 चाहिए। हमारे पास लास्ट में एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन डी, और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 5।
निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान सिखों के बारे में सत्य नहीं है? क्या है? सत्य नहीं है, मतलब हमको गलत वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। सिखों ने अपने आप को पहले जाटों में और बाद में मिसलों में मिलाया, संगठित किया, मतलब शामिल किया। फिर है उनकी संयुक्त सेनाएं दल को खालसा कहते थे, तो ये भी सही है, हमको ऑप्शन रॉन्ग वाला चाहिए, दोनों भी सही हैं। फिर थर्ड में है, फिर थर्ड है राखी व्यवस्था के तहत उन्होंने मुसलमानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर उन्हें संरक्षित प्रदान किया था, ये भी राइट ऑप्शन है। फोर्थ है, लास्ट बचा हमारे पास, और हमें ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट करना है जो रॉन्ग हो। चलते हैं फोर्थ पर। अभी तक हमारे तीनों भी राइट निकले हैं। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को इस विश्वास के साथ प्रेरित किया कि उनके भाग्य में शासन करना था, मतलब राज करेंगे खालसा, तो ये भी सही है, चारों भी ऑप्शन सही है, इसलिए हमें बोनस मार्क्स मिले हैं इसके, क्योंकि ऑप्शन में नहीं पूछा था और कोई भी आंसर नहीं है, ऑप्शन चारों भी राइट है। अगर से है पूछता है और नीचे ऑप्शन देता है तो फिर ये ऑल ऑफ दिस थे, ठीक है। नहीं का पूछा है तो इसमें से कोई एक ऑप्शन होता था जो रॉन्ग होता, तो माना जाता था कि ये रॉन्ग है। चलिए, अच्छा ये बताइए कमेंट में कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? खालसा को कब बनवाया था, किस सन में, ठीक है। और खालसा पंथ की स्थापना कब की थी गुरु गोविंद सिंह ने, वो आप मैसेज में टाइप कीजिए, कमेंट बॉक्स में टाइप करें। हु फाउंडेड द विराट शिवा मूवमेंट, वीर शैव मूवमेंट आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो ज्ञानेश्वर ने, या शंकर ने, बसवाना ने, या रामानुज ने, किसने किया था? तो इनकी वीर शैव आंदोलन बसवाना ने की थी। 12वीं शताब्दी 12वीं सदी में कहाँ पर? कर्नाटक में। कर्नाटक में एक नए आंदोलन का उदय हुआ, एक नया आंदोलन बना, किस नाम से? बसवाना के नाम से इसका उदय हुआ। और जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? बसवाना कर रहे थे। कब? 1106 से 1168 तक रहे। ये कौन थे? ये एक ब्राह्मण थे। कौन थे ये? ब्राह्मण थे। और बसवाना कलचुरी राजा के दरबार में मंत्री थे। कौन से राजा के दरबार में ये मंत्री थे? तो ये कलचुरी राजा के दरबार में मंत्री थे। इनके अनुयायियों वीर शैव थे, शिव की वीर, और लिंगानुपात लिंग धारण करने वाले कहलाए जाते थे। ये था बसवाना के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। चलते हैं क्वेश्चन 7 पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल कम्युनिटीज लिव इन द फॉरेस्ट एरियाज ऑफ उड़ीसा, निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समुदाय उड़ीसा के जंगलों में रहते थे? कौन आदिवासी समुदाय थे जो उड़ीसा के जंगलों में रहते थे? गोंड या मुंडा, खोंड या मुंडा, या गोंड या खासी। तो कौन लोग थे जो उड़ीसा के जंगलों में रहते थे? तो वो थे खोंडास लोग थे जो उड़ीसा के जंगलों में रहते थे। 19वीं सदी तक देश के अलग अलग एरियो में आदिवासी लोग रहते थे, तरह तरह की गतिविधियों में भाग इनके सक्रिय थे। अब इन्हीं राज्यों में से कुछ एरियो में कुछ निवासी रहते थे, जनजाति रहते थे, ट्राइबल्स। वो कौन कौन से थे? जैसे पंजाब में कौन थे? तो पंजाब में वन गुजर थे, पंजाब में। और आंध्र प्रदेश एपी में रबाड़िया जनजाति थी। फिर कुल्लू में गद्दी जनजाति थे, गद्दी समुदाय के लोग थे।
और कश्मीर में बक्खरवाल थे, बक्खरवाल, और छोटा नागपुर में मुंडा लोग थे। तो इस तरह के से अलग अलग एरिया में अलग अलग जनजाति के लोग रहते थे। क्वेश्चन 8, look at these terms mentioned in the Chola's inscriptions and choose the correct answer। चोल अभिलेखों में उल्लेखित इन शब्दों को देखिए और सही उत्तर दीजिए। विल्लन वेगाई क्या है, और देवानंद क्या है, और पल्ली चंदम और शालाभोग क्या है। ये चारों क्या चीज़ है, इन चारों के बारे में हमको ऑप्शन सिलेक्ट करना है क्या है। तो ये क्या है, सभी, ये सभी क्या है, सभी चार भूमि की श्रेणियाँ हैं, या चारों माप की इकाइयाँ हैं, या सभी चार प्रकार के कर है, या चारों मंदिरों के लिए महत्वपूर्ण अंग है। ये ऐसा नहीं है, ये चारों भी इकाइयाँ नहीं है, ये चारों भी कर नहीं है, ये टेम्पल के लिए नहीं है, बल्कि ये चारों भी एक क्या है, भूमि की श्रेणियाँ हैं, एक लैंड की, जो ये दान में दी जाती थी, दान में दी जाने वाली भूमि थी, लैंड थी। जैसे विलन विगाई और देवदान ये मंदिरों को दी जाती थी, ये किनको दी जाती थी, ये टेम्पल को दी जाती थी, दान की जाती थी। और ये पल्ली चंदम थी, शाला भोग स्कूलों के लिए दी जाती थी ज़मीन। तो इस तरह से ये चारों भी क्या है, ये चारों भी लैंड की किस्में हैं, और ये अलग अलग, ये चारों भी दान में दी जाने वाली ज़मीनें थी। चलिए क्वेश्चन 9 पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन राय के बारे में हमको बताना है कौन सा जो करेक्ट नहीं है। राजा राम मोहन राय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है तो पहले ही हम नोट को नहीं को अंडरलाइन कर लेना, ताकि हमको ऑप्शन सिलेक्ट करने में आसानी हो। क्या किए थे उन्होंने, ब्राह्मो सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था। यस, ये करेक्ट है, हमको रॉन्ग आंसर सिलेक्ट करना है। फिर ही वॉज अगेंस्ट स्प्रेडिंग द नॉलेज ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। वो भारत में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार में विरोधी थे। वो विरोधी नहीं थे, वो समर्थी थे। तो ऑप्शन यहाँ क्या दे रहा है, विरोधी बोल रहा है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन रॉन्ग है, यही हमारा राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि उसने रॉन्ग ही पूछा है, हमको नहीं है बताना है। फिर तीसरा भी देख लेंगे हम जो करेक्ट है, उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी, ये भी करेक्ट है। फिर ही वांटेड ग्रेटर फ्रीडम एंड इक्वेलिटी, यस, एंड इक्वेलिटी फॉर वुमेन, वो महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता और समानता के पक्षधर थे। तो तीनों भी ऑप्शन राइट है, ऑप्शन बी रॉन्ग है, और यही हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी इज आंसर। 19वीं सदी के भारतीय समाज के संबंध में कथन ए और आर को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी reacted by the anti-caste system movements and forms organizations like संथनन, धर्म सभा एंड ब्राह्मण सभा। जाति व्यवस्था के विरोध में उठे आंदोलनों की प्रतिक्रिया में रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी सनातन धर्म सभा और ब्राह्मण सभा जैसे संगठन स्थापित किए थे। यस, ये करेक्ट है, ए इज करेक्ट है। फिर है द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस एसोसिएशंस वाज टू अपहोल्ड कास्ट distinctions एज अ cornerstone of Hinduism and show how this was sanctified by scriptures। तो इसके अंदर सबसे पहले हमको क्या है, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, तो हमको पहले ऑप्शन ए हमारा राइट है। फिर सेकंड में क्या बोल रहा है, सेकंड में है द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस एसोसिएशन वाज टू हाँ,
सेकंड में है, इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जातियां ऊंच नीच को महत्व दिया जाता है और उस पर कोई आंच ना आए, और वो साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली हुई है। तो ऑप्शन आर भी सही है, ए भी सही है, आर भी सही है और दोनों का रिलेशन भी बन रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। Which statements are true among the social reformers हरिदास ठाकुर एंड E.V. रामास्वामी नायकर? समाज सुधारकों हरिदास ठाकुर और E.V. रामास्वामी नायकर के विषय में कौन से कथन सही हैं? ए क्या बोल रहा है, बोथ वर्क फॉर द कास्ट ग्रुप विच फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी। दोनों ने समाज में भेदभाव का सामना कर रहे जाति समूह के लिए काम किया। यस, ए तो करेक्ट है। फिर है, बोथ वेयर अगेंस्ट ब्राह्मणिकल टैक्स दैट सपोर्टेड द कास्ट सिस्टम। दोनों ने ब्राह्मणों के उन ग्रंथों के विरोध थे जो जाति प्रथा के समर्थक थे। यस, ये भी सही है, दोनों भी सही है, मतलब हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड ए, दोनों भी हमारा ए एंड बी ट्रू है, दोनों भी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये दोनों भी कौन थे? रामास्वामी और हरिदास, दोनों भी समाज सुधार थे। दोनों ने समाज में भेदभाव का सामना कर रहे जाति समूह के लिए काम किए और ब्राह्मणों के उन बुक्स के विरोध थे। क्या थे दोनों? ब्राह्मणों के उन बुक्स के विरोध थे, अगेंस्ट थे, जो जाति प्रथा के समर्थक थे। इसलिए हमारा ए और बी करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन 12 पर। रीड द स्टेटमेंट्स ए एंड आर। किसके बारे में? फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के। चलिए, करेक्ट ऑप्शन हमको इसमें सिलेक्ट करना है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस was established in 1885 when delegates from all over the country meet at Bombay। 1885 में देश भर के प्रतिनिधियों ने मुंबई में सभा मतलब मीटिंग करके भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। क्या हुई यहाँ पर? एक कॉन्फ्रेंस हुई, कॉन्फ्रेंस या मीटिंग्स। क्या सभा मीन्स मीटिंग या कॉन्फ्रेंस? मीटिंग हुई। फिर रीज़न क्या था, कारण क्या है? तो ए ओ होम अ रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल प्लेड अ crucial role in bringing Indians from the various regions together to form the INC। सेवानिवृत्त ब्रिटिश ऑफिसर A.O. होम ने अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों मतलब अलग अलग इलाकों के भारतीयों को साथ लाकर कांग्रेस बनाने में अहम भूमिका अदा की। तो यस, ये भी क्या है? सही है। ए भी सही है, बी भी सही है, लेकिन आर तो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अब ये व्याख्या क्यों नहीं कर रहा है, इसका एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा है, तो हम देखिए इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो जो राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए भारतीयों के जरिए एक अखिल भारतीय संगठन की ज़रूरत थी। कब? 1880 में। ठीक है, इससे ही महसूस हम किया जा सकता है। लेकिन अल्बर्ट बिल कब आया था? अल्बर्ट बिल हमारे यहाँ आया था 1883 में। 1883 में अल्बर्ट बिल ने इस चाह को और ज़्यादा गहरा किया। और 1885 में फिर क्या हुआ? 1885 में पूरे देश भर के कितने? 72 पूरे इंडिया के 72 रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाए गए। देश भर के प्रतिनिधियों को बुलाया गया, रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया। कहाँ पर? मुंबई में, बॉम्बे में इसकी मीटिंग हुई। मीटिंग करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की
क्या बनाया, इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया, INC को फाउंड किया, ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, अब इसको ऑर्गेनाइज करे उस टाइम पर कौन थे इस संगठन में प्रारंभिक नेता, इसमें शुरुआती नेता कौन कौन शामिल थे। तो इस संगठन में मतलब INC इंडियन नेशनल कांग्रेस में कौन कौन से नेता शामिल थे, तो इसके अंदर जो नेता शामिल थे वो थे दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता, तो हम इसे F मेहता लिखेंगे, और बदरुद्दीन तैयब जी, और WC बनर्जी वगैरह, और अदर और दूसरे भी मेंबर्स इसके अंदर शामिल थे। निवृत्त ब्रिटिश ऑफिसर कौन थे उस टाइम पर, जो ब्रिटिश ऑफिसर थे वो कौन थे, तो वो थे AO होमी थे, और उन्होंने अलग अलग इलाके के भारतीयों को एक साथ लाकर कांग्रेस बनाने में बहुत अहम रोल अदा किया। इस तरीके से ये कथन हमारा दोनों भी सही है, और RA की सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, लेकिन CTET के आंसर की में इसका आंसर B बताया गया है, और हमें जो आंसर बताया गया है उसे ही मानना पड़ता है। तो ऑप्शन B इज करेक्ट है CTET के आंसर के हिसाब से। चलते हैं क्वेश्चन 13 पर। हु अमंग द फॉलोइंग कॉइन्ड द स्लोगन गांधी महाराज की जय। निम्नलिखित में से किसने गांधी महाराज की जय का नारा दिया। कौन थे जिन्होंने ये नारा दिया, गांधी महाराज की जय का नारा दिया। कौन, मिल वर्कर्स थे उन्होंने, या टी गार्डन लेबर्स चाय बागान मजदूरों ने, या इंडिगो प्लांटर नील की खेती करने वाले मजदूरों ने, या किसानों ने। कौन थे वो, तो वो थे टी गार्डन लेबर चाय बागान मजदूरों ने। अब इन्होंने कब नारा दिया होगा और क्यों दिया है, तो जो आसम में, कहाँ पर आसम में टी बागान मालिक कहाँ थे, टी बागान मजदूर कहाँ थे, आसम में। कहाँ, टी गार्डन लेबर्स या चाय बागान मजदूरों ने गांधी महाराज की जय का नारा कहाँ दिया, आसम में दिया। अब जब आसम में गांधी महाराज की जय का नारा आसम के चाय बागान मजदूरों ने दिया था, तो आसम में चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में, किस लिए, अपनी पेमेंट इंक्रीज करने के लिए, पेमेंट बढ़ाने, उनकी पेमेंट बढ़ गई थी, तो उसके लिए उन्होंने ये नारा दिया था। तनख्वाह में इजाफे की मांग की थी, कि वो चाहते थे कि हमारी जो पेमेंट है वो बढ़े, हमारी जो पेमेंट है वो इंक्रीज़ हो, बढ़े। उसके लिए उन्होंने गांधी महाराज की जय का नारा दिया था। नारा लगाते हुए इसकी शुरुआत की थी, और अंग्रेज़ी के जो स्वामित्व थे उनके जो अंग्रेज़ों की नौकरी करते थे, तो वहाँ की उन्होंने जॉब छोड़ दी थी, और ये डिमांड की थी कि हमारी पेमेंट बढ़ाई जाए, ये नारे के साथ में। कहाँ पर, आसम के चाय के बागान मजदूरों ने। ये तीनों भी पॉइंट याद रखें। हो सकता है ये वो पूछ ले कि कहाँ के, किस राज्य के लोगों ने या मजदूरों ने ये नारा दिया था, गांधी महाराज की जय, तो कहाँ के मजदूरों ने, आसम के। या हो सकता है कि वो ये पूछ लें कि चाय बागान मजदूरों ने कौन सा नारा दिया था, तो गांधी महाराज की जय। कहाँ पर दिया था, तो आसम में दिया था। किस लिए दिया था, ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो किस लिए, पेमेंट बढ़ाने के लिए, पेमेंट बढ़ाने की मांग थी, उनकी डिमांड थी, पेमेंट बढ़ाने की डिमांड थी, उसके लिए उन्होंने नारा दिया। तो देखिए, एक ही क्वेश्चन से हमारे 4 क्वेश्चन बनते हैं, तो कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए हमें हर पॉइंट को ध्यान में रखना है। चलते हैं क्वेश्चन 14 पर। Who among the following was the first Indian Governor General of Free India। मतलब निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र आज़ाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। आखिरी कौन थे, ज़रा कमेंट में बताना। तो क्या आखिरी
गवर्नर जनरल इंडिया के आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे? पहले तो अभी हमको पता आज़ाद भारत के पहले तो हमें पता चल ही जाएंगे, तो आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे ये हमें कमेंट करके आप बताइए। तो चलिए, क्या पूछा है हमें? स्वतंत्र भारत के मतलब आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल। बहुत लड्डू सवाल है। क्या है? जवाहरलाल नेहरू तो नहीं, हमें पता है सी राजगोपाल आचार्य। सी राजगोपाल आचार्य है, सी राजगोपाल आचार्य ये हमारे पहले आज़ाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, और आखिरी गवर्नर जनरल कौन है ये आप कमेंट करके बताइए। स्टेटमेंट ए, बी एंड सी डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ अ प्लैनेट, आइडेंटिफाई द प्लैनेट। एक ग्रह की विशेषताओं का वर्णन करते हैं, उस ग्रह की पहचान करें। मतलब किसी प्लैनेट के बारे में दिया हुआ है, हमें पहचानना है कि ये कौन सा प्लैनेट है। कौन सा प्लैनेट है? देखिए, सूरज की दूरी से, सूर्य की दूरी के हिसाब से इसका कितना नंबर है? तीसरे नंबर पर है। कौन है जो सूरज के दूरी से तीसरे नंबर पर है? इट इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन। ठीक है, तीसरे नंबर पर है। कौन है? दिमाग में सोचते चलिए कौन है। फिर ये साइज़ में फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, आकार में, साइज़ में क्या है? साइज़ में कितने नंबर पर है बोलता है? 5वें नंबर पर है। तो कौन है जो सूरज के दूरी पर तो तीसरे नंबर पर है और साइज़ में वो 5वें नंबर पर है। और वो कौन है जो पोल के पास में? इट इज़ स्लाइटली फ्लैटनेड एट द पोल्स। ये ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी है। क्या है ये? थोड़ी सी चपटी है। तो थोड़ी चपटी है। कौन हो सकती है? हम आंख बंद करके इसका आंसर दे सकते हैं, वो है अर्थ, हमारी पृथ्वी। चलिए 16 क्या बोलता है? 16 द ओपनिंग टाइम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस है उनकी वो ऑफिस ओपन होने का टाइमिंग कितना है बोल रहा है? ऑफिस ओपन होने का टाइमिंग कितना है? 9 AM है, सुबह के 9 का टाइम है। किसके हिसाब से? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST का फुल फॉर्म क्या है ज़रा कमेंट में करके बताइए। व्हाट विल बी द लोकल टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस लोकेटेड एट। उसका लोकल टाइमिंग कितना है? कितने लॉन्गिट्यूड पर है? तो 72 डिग्री 45 सेकंड। कौन सा? ईस्ट में है। मतलब ईस्ट में क्या होता है? टाइमिंग बढ़ता है, वेस्ट में जाने पर टाइमिंग घटता है। लॉन्गिट्यूड नियर गांधीनगर, ये कौन सा, किसका टाइमिंग है? ये गांधीनगर का टाइमिंग है। किसका है? गांधीनगर का है। ठीक है, फिर दूसरा टाइमिंग बताया है 85 डिग्री ईस्ट। 85 डिग्री ईस्ट पर कौन है? लॉन्गिट्यूड पर पटना है। दूसरा पटना है। अब क्या बोल रहा है? भारत में केंद्र सरकार के कार्यालयों की खुलने का समय 9 सुबह के 9 है। किसके हिसाब से? हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। गांधीनगर के समीप 72 डिग्री 45 सेकंड पर पूर्व दक्षिणांतर लॉन्गिट्यूड पर और पटना 85 पर है। तो हमें क्या मालूम करना है? केंद्र सरकार के ऑफिसेस के खुलने का स्थानीय समय क्या होगा? तो देखिए, इसका स्थानीय समय कैसा होगा? हमारी इसके लिए हमको टाइमिंग निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी पूरी अर्थ कितना घूमती है, कैसे घूमती है। तो पहले हम वो देखेंगे कि हमें पता है हमारी जो अर्थ है वो कैसे रोटेट करती है। तो वो वेस्ट से ईस्ट में रोटेट करती है, और जैसे ही हम ईस्ट में जाते हैं तो यहाँ हमारा टाइमिंग क्या होगा? गेन होगा, बढ़ेगा। और अगर से हम वेस्ट में आते हैं तो यहाँ पर माइनस होगा। तो मतलब हम ग्रीनविच से कितना ज़्यादा है? 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, अब एक चक्कर पूरा करने में कितने डिग्री पर है हमारी अर्थ? 360 डिग्री पर है। ठीक है, 350 डिग्री पर। और ये अपना एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लेती है? तो 24 घंटे का टाइमिंग लेती है। इसी तरह से अगर से हम सूरज को देखें तो सूरज कहाँ मिलेंगे हमको? सन
ईस्ट में मिलता है, ईस्ट से वेस्ट में रोटेट होता है। तो ये कितने लेवल पर मिलेंगे हम, किसकी लॉन्गिट्यूड कितनी होंगी, 50 लॉन्गिट्यूड। तो इस हिसाब से हम 50 लॉन्गिट्यूड कितने पर होता है, कितने मिनट का होता है, 4 मिनट का होता है। 50 लॉन्गिट्यूड कितने मिनट का होता है हमारा, 4 मिनट का होता है। 15 बराबर कितना, 4 मिनट। अब हमारा इंडिया का टाइमिंग क्या है, स्टैंडर्ड टाइमिंग क्या है, तो 82 डिग्री 30 क्या है, ईस्ट में है। अब ये ईस्ट में होने के बाद हमें डायरेक्ट निकालना है। तो 9 बजे खुलती है, तो उस हिसाब से हमारा गांधीनगर कितने पर है, 72:45 पर है। क्या है, गांधीनगर है। और पंचासी पर क्या है, पटना है। इन दोनों का हमको टाइमिंग चाहिए। तो इसके लिए हमें पता है कि हर 4 मिनट मतलब 15 है तो 4 है, तो हमको इससे मल्टीपल डिवाइडेशन करके टाइमिंग निकालेंगे हम। तो गांधीनगर का टाइमिंग जो होगा वो कितना होगा, 8:21 होंगे सुबह के, एएम होगा। और 85 पटना का है, तो इसका टाइमिंग 9:10 होंगे सुबह के। यही हमारा राइट होगा आंसर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं 17 पर। कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इज लोकेटेड एशिया। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ है, एशिया में है। नहीं, ये ऑप्शन पहले ही गलत हो जा रहा है। कहाँ पर है फिर, तो सहारा डेजर्ट कहाँ मिलेंगे हमको, अफ्रीका में मिलेगा। चलिए पहला ऑप्शन हमारा कट गया है, रॉन्ग हो गया है। फिर सेकंड में क्या पूछ रहा है, इक्वेटर पासेस थ्रू एशिया। विश्वंतर एशिया से होकर गुजरती है। जो इक्वेटर है, इक्वेटर एशिया से होकर गुजरता है क्या, ये पूछ रहा है। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है, एशिया से होकर नहीं गुजरता है, तो ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो गया है। तीसरे में क्या पूछ रहा है, एशिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। एशिया तीसरे नंबर का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, तो नो, ये भी नहीं है। एशिया लाइज ईस्टर्न हेमिस्फीयर। एशिया कहाँ है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। यस, डी इज करेक्ट ऑप्शन, यही हमारा करेक्ट है। अब देखिए कोड में कहाँ मिलेंगे हमें, तो ऑप्शन सी, ओनली सी स्टेटमेंट, ओनली स्टेटमेंट डी इज करेक्ट है। केवल कथन डी राइट है, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देखो, दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान क्या है, वो गर्म रेगिस्तान सहारा डेजर्ट, पता ही है हमें। सहारा डेजर्ट क्या है, हॉटेट है। अब ये कहाँ पर है, तो ये भी हमें पता है, ये अफ्रीका में है। और यहाँ से कौन कौन सी लाइंस लॉन्ग लैटिट्यूड चलती है, कौन सी 3, यहाँ से 3 लैटिट्यूड चलती है, गुजरती है। कौन कौन सी, तो यहाँ से जाती है, पहले तो हम देखें इक्वेटर से, इक्वेटर 3 उससे गुजरती है, 3 कॉन्टिनेंट से। कौन कौन से 3 कॉन्टिनेंट से, तो हम उसको देख लेते हैं पहले। तो यहाँ से जाता है दक्षिण साउथ अमेरिका से, इक्वेटर गुजरता है साउथ अमेरिका से, फिर अफ्रीका से, फिर एशिया से होकर गुजरती है। कौन सी, इक्वेटर। इक्वेटर 3 कॉन्टिनेंट से होकर गुजरता है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है ये, इसलिए वो तीसरा ऑप्शन वाला हमारा कट जाएगा कि सबसे थर्ड नंबर का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ये कट गया है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ये अर्थ के कुल क्षेत्रफल का, जो अर्थ का एरिया है उसका 1/3 भाग में फैला हुआ है। यह महाद्वीप ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। और यहाँ से कौन सी रेखा गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, टी कैप। कौन सी, कैप्रिकॉन गुजरती है, कैंसर टी कैन,
टी कैन गुजरती है यहाँ से। एटीन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, करने के बाद सही विकल्प का चयन करें। The thin blanket of air is an integral part of the planet Earth. वायु की पतली परत अर्थ के पृथ्वी का अटूट भाग है। जो हवा है उसकी पतली परत, उसकी पतली लेयर अर्थ का अटूट भाग है। फिर तो ये ऑप्शन क्या हो रहा है, राइट है। साथ साथ में हम इसको लेते चलते हैं। ये हमें ऐसी हवा देती है, ऐसी हवा प्रोवाइड करती है जिससे हम सांस लेते हैं। तो ये भी बी ऑप्शन भी सही है, ये भी सही है। फिर इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रे, ये हम लोगों को सूरज की कुछ हानिकारक किरणों से बचाती है। तो सी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो क्या आ रहा है हमारा राइट ऑप्शन, डी, ए बी एन सी आर करेक्ट। चलते हैं 19 पर, 19 पर। When block mountains are created then, जब भ्रंशोध पर्वतों का डिमांड होता है तो क्या होता है। लार्ज एरियाज आर ब्रोकन, बहुत बड़ा भाग टूट जाता है, या लार्ज एरियाज आर डिस्प्लेस, बहुत बड़ा भाग विस्थापित हो जाता है, मतलब बहुत बड़ा भाग टूटता है और बिखर जाता है। बहुत बड़ा भाग मतलब डिस्प्लेस होता है, बिखर जाता है। बहुत बड़ा भाग, जब ब्लॉक माउंटेन बनते हैं तो बहुत बड़ा भाग टूट जाता है, बिखर जाता है। बहुत बड़ा भाग एक ही समय में टूटता है और विस्थापित होता है। क्या बोल रहा है, एक ही समय में टूटता भी है और विस्थापित भी होता है, मतलब डिस्प्लेस होता है, अलग अलग एरियो में फैल जाता है। ओनली वाला तो होगा ही नहीं, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। If you want to see Gompos, meadows and glaciers, which one of the following state union territories you may to visit? यदि आप गोम्पा घास के मैदान, ये दौरान की जगह मैदान है, घास के मैदान और हिमनद देखना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित में से किस राज्य, किस स्टेट या यूटी केंद्र शासित यूटी यूनियन टेरिटरीज की यात्रा करनी होगी। तो कहाँ की, हिमाचल प्रदेश क्या है, जम्मू कश्मीर या लद्दाख, तो लद्दाख की। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 21 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट लोकेटेड इन सहारा डिजर्ट। सहारा डिजर्ट कौन सी कंट्रीज़ में नहीं आता है। तो अल्जीरिया में भी आता है, माली में भी आता है, नाइजर में भी, ज़ाम्बिया में नहीं आता है। तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अभी कमेंट करके ये बताइए कि सहारा डेजर्ट किन कंट्रीज से होकर किन कंट्रीज तक फैला हुआ है। तो ये 11 कंट्रीज़ में फैला हुआ है। उन कंट्रीज़ के नाम आप कमेंट कीजिए। 22 रीड द स्टेटमेंट ए एंड बी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या है ऑप्शन ए में, नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है। चलिए ऑप्शन ए तो करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर क्या बोल रहा है, द इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इज अफेक्टिंग द अर्थ वेदर एंड क्लाइमेट। इसका बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है। ये वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये नाइट्रोजन की वजह से नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से प्रभावित होता है। तो ऑप्शन बी रॉन्ग होगा। ए ऑप्शन ए सॉरी ये वाला नहीं आएगा, ऑप्शन ए ट्रू और बी फॉल्स। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। लू इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप्स ऑफ विंड्स। लू निम्न में से किस प्रकार की पवन का उदाहरण है। किसका है, परमानेंट है, सीजन है या लोकल है। तो लू लोकल है, कहाँ की, ये है इंडिया की लोकल विंड्स है। निम्नलिखित कथनों
ANR के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। असर्शन है वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल लिव इन द माउंटेनियस एरियाज। पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत ही कम लोग निवास करते हैं, मतलब रहते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं। अब रीज़न क्या है? द माउंटेन एरियाज विथ स्टेप स्लोप्स हैव इन हॉस्पिटेबल ट्रेन। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल नहीं है, वो सही नहीं है। वहाँ पर स्लोप वगैरह हो सकता है, बारिश की वजह से बहुत को नुकसानदा हो सकता है, इसलिए नहीं है। तो दोनों भी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। ऑप्शन ए और आर करेक्ट, और ए और आर दोनों क्या कर रहा है? राइट एक्सप्लेनेशन भी है। आर इसका ए का राइट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। चलते हैं 25 पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड? ब्लैक गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? कौन सा खनिज है जिसे काला सोने के नाम से जाना जाता है? तो वो सभी को पता है, पेट्रोलियम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडस्ट्रीज इज कॉल्ड ब्लैक बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज? किस इंडस्ट्रीज को आधुनिक उद्योग का बैकबोन कहा जाता है? तो आयरन एंड स्टील को कहा जाता है। इस्पात और स्टील उद्योग को इंडस्ट्री का बैकबोन कहा जाता है। तो ये बताइए कि इंडिया की सबसे पहली स्टील इंडस्ट्री कौन सी है और वो कहाँ बनाई गई थी? तो उसका ईयर आपको कमेंट में करना है। ईयर, प्लेस, कहाँ बनाई गई और कंपनी का नाम क्या है, तीनों भी आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। जो स्टील जो आयरन और स्टील की जो इंडस्ट्रीज़ होती है उसको मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ में बैकबोन कहा जाता है। तब लोहा और स्टील इंडस्ट्री भारत के इंडिया के सबसे महत्वपूर्ण और पुराने इंडस्ट्रीज़ में से एक है। 1874 में बॉम्बे आयरन वर्कर्स के जरिए के अकॉर्डिंग पहली बार पीघा आयरन का उत्पादन किया गया था। वर्कर्स के द्वारा फर्स्ट टाइम किया गया था, पीघा आयरन का उत्पादन किया गया था। अब हमारे इंडिया का आयरन में और स्टील में कितना नंबर है वर्ल्ड में? तो फर्स्ट किसका है? चाइना है। सेकंड नंबर पर कौन है स्टील और आयरन में? तो अमेरिका है, USA है। ठीक है, और हम तीसरे नंबर पर है इंडिया। आयरन एंड स्टील के प्रोडक्शन पर, उत्पादन पर, आयरन और स्टील के प्रोडक्शन पर हम तीसरे नंबर पर है। ठीक है, चलते हैं हम 27 पर। क्या पूछ रहा है? मिल्पा, रोका एंड लद्दाख निम्न में से किस प्रकार के कृषि का अन्य नाम है, दूसरा नाम है? किसे? टाइप्स ऑफ फार्मिंग आल्सो नाउन एज मिल्पा, रोका एंड लद्दाख। अच्छा, कमेंट में बताइए कि लद्दाख मिल्पा कहाँ की खेती की जाती है, रोका कहाँ पर की जाती है और लद्दाख कहाँ पर की जाती है? तो ये तीनों भी आप कमेंट में बताएंगे किस किस कंट्रीज़ में ये तीनों भी खेती की जाती है, फार्मिंग की जाती है। चलिए हम इसका राइट आंसर देखते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हमारे यहाँ इसी जो मिल्पा, रोका और लद्दाख फार्मिंग है, इसे हमारे यहाँ शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से जाना जाता है। अब ये इंडिया में किस एरिया में होती है? तो ये इंडिया के नॉर्थ ईस्ट वाले इलाकों में की जाती है। Civil Rights Act of 1964 in the United States of America prohibits discrimination on the basis of। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने ब्लैंक स्पेस के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया था, भेदभाव को खत्म कर दिया था। किस किस के लिए ये एक्ट बना था? किन किन के लिए ये एक्ट बना था?
तो ये एक्ट बना था किसको ख़त्म करने के लिए? रेस, जो नस्ल थी, कास्टिज्म थी, उसे ख़त्म करने के लिए, रिलीजियस को ख़त्म करने के लिए, और नेशनल रीजन को, जेंडर को नहीं। तो ए, बी एंड सी कहाँ पर है? ए, बी एंड, सॉरी ये, हाँ, ए, बी एंड डी, ए, बी एंड डी किस ऑप्शन में मिलेगा हमें? तो ए, बी एंड डी ऑप्शन बी में हमें नज़र आता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन को। इस वीडियो में हमने 30 जनवरी 2023 के पेपर के 30 क्वेश्चन को लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाकी के 30 क्वेश्चन करेंगे पार्ट 2 में। विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर्स मेक रूरल लिवलीहुड वल्नरेबल? निम्नलिखित में से कौन से कारण ग्रामीण जीविकोपार्जन को असुरक्षित बनाते हैं? कौन असुरक्षित बनाता है? सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर रहना, अच्छा ठीक है, ये भी हमें क्या बनाता है? गैर हिफाजती बनाता है। फिर है सेलिंग प्रोडक्शन ऑफ विलेज कॉपरेशन, उत्पादन को ग्रामीण सहकारिताओं में बेचना। फिर है क्रॉप फेलर ड्यू टू पेस्ट अटैक, कीट हमलों में फसलों का नष्ट हो जाना, तो ये भी सही है। फिर है लोन्स टेक फ्रॉम मनी लीडर, साहूकारों से कर्जा उठाना। तो डी भी सही है। ए, बी, ए, सी एंड डी, ए, सी एंड डी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ फंड? सोर्स ऑफ फंड फॉर पंचायत, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत की आमदनी का सोर्स नहीं है? टैक्सेस ऑन हाउस मार्केट प्लेस, घरों और बाज़ारों पर टैक्स लगाने के लिए नहीं, ये तो होता है। डोनेशन ऑफ कम्युनिटी, समुदाय के काम से, ये भी होता है डोनेशन के लिए। फिर विभिन्न सरकारी विभागों और जलाई गई योजनाओं की राशि। रेंट ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी, पंचायत सेक्रेटरी, ये वाला रॉन्ग है, तो यही हमको आंसर चाहिए, तो ऑप्शन डी। क्योंकि पंचायत को जो सचिव होता है वो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर किसी भी तरह का पंचायत की आमदनी का सोर्सेस नहीं माना जाएगा। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1992 में, कब? 1992 में 73वें एक्ट के तहत पंचायत का गठन किया गया था। चलिए, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन 30 जनवरी 2023 का पार्ट 1, जिसके अंदर 30 क्वेश्चन को देखे हमने, पार्ट 1। पार्ट 2 में हम आगे के 30 क्वेश्चन देखेंगे इंशाल्लाह। चैनल पर जो लोग नए होंगे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।